Dear students, today I am taking the applications of this Schrodinger wave equation. So let's start. We have derived this Schrodinger wave equation in our last lecture. That is, Schrodinger wave equation is del square psi over del x square, del square psi over del y square, del square psi over del z square, del square a plus 8y square m over h square into e minus b psi equal to 0. क्लियर? तो इसमें नाउ वी सी दिस क्या लगा है, हर जगह पे पावर 2 लगी है। अभी देखिए डेल स्क्वेयर साई डेल ओवर डेल एक्स स्क्वेयर, तो ये जो 2 लगी है पावर मीन इट इज ए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ में हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को ये मालूम शायद है या नहीं है। लेकिन भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं मैथ में, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बहुत सारे आंसर निकल के आते हैं, मीन्स विच हैव मैनी सॉल्यूशंस। तो लाइक अदर partial differential equation, the Schrodinger wave equation also has many solutions, and out of those many solutions वहाँ पे जो partial differential equation के जो solution आते हैं उनमें से some of them are real and some of them are imaginary. Clear? But in case of Schrodinger wave equation, all the solutions are imaginary solution. लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास इमेजिनरी सॉल्यूशंस आए जब इसको हमने सॉल्व किया। सो द प्रॉब्लम इज, क्या हमने जो रियल सॉल्यूशन होते हैं उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, उनका कुछ मीनिंग, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इमेजिनरी सॉल्यूशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मीन्स इसका मतलब हुआ जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया है ना। तो यदि इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो फिर हमने क्यों डिराइव किया। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम इसको फिजिकली सिग्निफिकेंट, क्या इसको भी हम इम्पोर्टेंस इसमें ला सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इम्पोर्टेंट इक्वेशन बना सकते हैं? द आंसर इज, इफ वी impose certain condition on the wave function psi, इसमें जो psi लगा ना, डेल स्क्वेयर psi ओवर डेल एक्स स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर psi ओवर डेल वाई स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर psi ओवर डेल जेड स्क्वेयर, इस psi को ऊपर हम यदि कुछ कंडीशन इम्पोज करें, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस Schrodinger wave equation can be made real or important or physically significant. The condition which are imposed are, now psi must be single value. जो फर्स्ट कंडीशन हमने इम्पोज की, psi must be single valued, मीन्स किसी पॉइंट के ऊपर इसकी कोई दो मान लो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मान लो इसकी वैल्यू 4 है या इसकी वैल्यू 6 भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन नहीं। इट मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू। ठीक है। सेकेंड, psi must have finite वैल्यू। जैसे हमने कहा 4, 6, 8, 10, जो भी 20, इस टाइप का कोई एक सिग्निफिकेंट और फिजिकल ये फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है। मीन्स इनफाइनाइट का मतलब हुआ जिसको हम मेजर ही ना कर सके। तो कोई ऐसा नंबर इसका आंसर नहीं आना चाहिए जिसको हम मेजर ही ना करें, ना तो इमेजिनरी ना ऐसा कि जिसको हम मेजर ही ना कर पाए, मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। थर्ड इज, साई मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट इन द स्पेस। साई जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ और अगले पे गैप दे के कि यहाँ पे इसकी 10, अगले पॉइंट पे 14, ऐसे करके। तो साई मस्ट बी कंटिन्यूस। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड का मतलब हम आगे चल के जो इसकी एप्लीकेशन लेंगे तब वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि व्हाट आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। साई इज ए वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होते हैं, तो ये भी यहाँ भी कंडीशन है कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है। तो अभी याद रखें कि चौथा पॉइंट है साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। साई मस्ट हैव जीरो वैल्यू एट इन्फिनिटी। साई को इन्फिनिटी पे जीरो हो जानी चाहिए इसकी वैल्यू। क्लियर? तो ये 5 कंडीशन इसके ऊपर हमने इम्पोज की, तब जाके हमारे पास इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से जो सॉल्यूशन आएंगे वो रियल होंगे, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, उनकी कुछ वैल्यू होगी, वो फिजिकली सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। तो वो वाले अब ऐसे फिजिकली जो इसमें से इसके ऐसे सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो फिजिकली सिग्निफिकेंट होंगे उनको हम आइजन फंक्शन कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन which have some physical significance and also possess some definite energy
आर कॉल्ड आइजन फंक्शंस, ठीक है। और ये जो जैसे मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इज आल्सो कॉल्ड आइजन वैल्यूज, और the definite value of the energy which is associated with the physically significant solutions of the Schrodinger wave equation is known as eigenvalue, इसको आइजन वैल्यूज कहते हैं, ठीक है भाई। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ Schrodinger wave equation on hydrogen atom and hydrogenic atom। हाइड्रोजेनिक मीन्स हाइड्रोजन के जैसे ही, जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे अब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो He सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसी की तरह हो जाएगा। अब उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2, चार्ज उतना ही रहेगा उसके न्यूक्लियस में 2 वाला ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर लिया है। तो अब सिमिलर केस बन गया हाइड्रोजन की तरह, न्यूक्लियर चार्ज अलग होगा, हाइड्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज 1, हीलियम में न्यूक्लियर चार्ज 2, बट इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक जैसा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव एक जैसे इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। और इसी तरह से लिथियम 2 पॉजिटिव, यदि लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, एटॉमिक नंबर 3 लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हो गया। तो इनके ऊपर हम इस एप्लीकेशन देखते हैं क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जैसे हमने कहा था सेम रिजल्ट्स फॉर एनर्जी और रेडियाई जो वहाँ हमारे पास से बोहर मॉडल से आए थे, क्या इसी क्वेश्चन में भी आते हैं। तो वी नो दैट इन हाइड्रोजन एटम देयर इज ए इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -e रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज प्लस ZE। ऐसा ही केस है ना, न्यूक्लियस का चार्ज होता है क्या, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। जाहिर है अभी हाइड्रोजन में क्योंकि Z1 हो जाता है तो प्लस E रह जाएगा बाद में, है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ हियर Z इज एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो यदि ऐसा है देन it will be this electron will be attracted toward the nucleus with potential energy V। जो इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ V है पुट की हमने, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए फिर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट चार्ज का -e मल्टीप्लाइड बाई प्लस ZE डिवाइडेड बाई R, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बन गया, B इक्वल टू -ZE स्क्वायर ओवर R। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी -V की जगह पे यहाँ पुट किया, ये बन गई डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर और साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर E प्लस ZE, क्योंकि B का माइनस साइन था, माइनस इसमें भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस प्लस ZE स्क्वायर ओवर R इंटू साई इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजेनिक एटम्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी now this equation whether this equation has some importance means क्या ये हाइड्रोजन के ऊपर जो हमने इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये सेम रिजल्ट्स जैसे हमने बोहर मॉडल से एनर्जी और रेडियाई के लिए निकाले थे, कल आपको बताया था मैंने जब हमने इसकी क्वांटम नंबर्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बोहर मॉडल से एनर्जी जो की वैल्यू निकाली थी, उसके लिए जो फार्मूला था वो था En इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर me4 ओवर n स्क्वेयर h स्क्वेयर, ठीक है। तो ये -2 पाई me4 ओवर h स्क्वेयर, दिस इज नोन एज रिडवर्क कांस्टेंट R। तो वहाँ पे कल हमारे पास था एनर्जी की वैल्यू, उसके लिए जो इक्वेशन थी En इज इक्वल टू -R ओवर n स्क्वेयर, जबकि व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड द सिमिलर इक्वेशन कम्स बट डिफरेंस इज हियर z स्क्वेयर। क्या है यहाँ पे, वही वाला रिडवर्क कांस्टेंट ओवर इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का स्क्वेयर है, इस केस में ये डिफरेंट चीज़ आई है हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में। लेकिन आप देखें क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम पे अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में जेड इज 1, न्यूक्लियर चार्ज इज 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 1, जेड इज 1, तो दिस पार्ट विल बिकम 1। तो इक्वेशन विल बी सेम एज दी बोहर इक्वेशन, En इज इक्वल टू -R ओवर n स्क्वेयर। और R रिडवर्क कांस्टेंट की जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी कल, दैट केम -2.17 इंटू 10 टू द रेजिंग -18 ओवर n स्क्वेयर एटम्स जूल पर एटम, ये आई थी जूल पर एटम। लेकिन इसको जब हम किलो जूल पर मोल में बदलते हैं तो इट बिकम्स -1311.8 ओवर n स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। तो
this is the similar value as we have calculated in case of the किसके केस में, in case of the Bohr model. So means Schrodinger-Wave equation gives the same results when it is considered that electron is behaving like a wave, whereas in Bohr model we have considered that electron is behaving like particle. So means the equation which we have derived is a very important equation. तो same results आए तो means it is physically significant. ठीक है. अच्छा, इसमें भी ये जो टर्म साई एंड साई स्क्वायर यूज होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम, है ना. इनका भी कोई मीनिंग होता है, क्या है ये. सो इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. पहले भी बताया था मैंने कि साई का सिर्फ एक ही मतलब होता है इसमें कि इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इट इज कॉमनली नोन एज वेव फंक्शन, और नाम क्या दिया था इसको हमने, वेव फंक्शन बोलते हैं. तो साई इज ए वेव फंक्शन, इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, और है भी मैथमेटिकल फंक्शन है, एंड हैज नो अदर इंपॉर्टेंस, नो अदर फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो साई तो हमारे पास क्लियर हो गया, लेकिन हम जो इसका स्क्वायर लें, यदि हम साई स्क्वायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कैसे? बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ द लाइट वेव्स, जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. वहाँ पे क्या होता है वो, यदि हम जो लाइट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लें तो उसको हम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कंसीडर करते हैं. मीन्स दैट बिकम्स इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तो होता है वहाँ पे टर्म स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. सिमिलरली यदि हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ दिस एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव लें, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड था साई, यानी कि इसको साई स्क्वायर बना दे, तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द intensity of finding the electron at any point around the nucleus. तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, जैसा हमने कहा सेम पॉइंट अप्लाई किया. यदि लाइट वेव में स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड उसका इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिप्रेजेंट करता है, इसी वे में the amplitude of this electron wave, square of the amplitude of the electron wave must represent the intensity of finding electron at any point around the nucleus. लेकिन इस वे में तो हम फिर उसकी पोजीशन प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस, बट दिस इज अगेंस्ट द हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये किसके अगेंस्ट है? दिस इज अगेंस्ट the Heisenberg uncertainty principle, which said, क्या says that it is impossible to determine the position of the electron with complete accuracy. कि उसकी 100% एक्यूरेसी के साथ हम पोजीशन डिटरमिन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन की गई कि इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये जो साई स्क्वायर है, it now doesn't represent the intensity of finding the electron around the nucleus, but it represents the probability density of finding the electron at any point around the nucleus. ये क्या रिप्रेजेंट करती है? probability density of finding the electron around the electron at a point around the nucleus. And तो आप देखते हैं, so if the psi है वैल्यू इक्वल टू 0, यदि साई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए, तो इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना, कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि साई स्क्वायर की वैल्यू जो आई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0. सो इट्स चांसेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट आर नेग्लिजिबल. इफ साई स्क्वायर हैज लो वैल्यू, if psi square की वैल्यू लो हो, it means the probability of finding electron at that point is very low. And if psi square has high value, it means the probability density of finding electron at that point is very high. तो ये इस वे में हम इसका यूज कर सकते हैं, that is psi square represents the probability density of finding
इलेक्ट्रॉन। पर अब हमारे पास बात आती है भाई, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने जो सॉल्यूशन आए है ना, क्या कहा हमने, क्योंकि साई स्क्वायर, अब साई तो वहां से तो हमने कहा कि साई में भी नेगेटिव, साई में भी पॉजिटिव, साई में भी इमेजिनरी, ये था ना कंडीशन जो हमने सॉल्व किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, कि सम ऑफ इट्स सॉल्यूशंस आर रियल, सम ऑफ इट्स सॉल्यूशंस आर नाउ इमेजिनरी, सम ऑफ इट्स सॉल्यूशन में भी नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि जो रियल और नेगेटिव वैल्यू के साथ रिजल्ट्स हैं, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नहीं हमें, क्यों, क्योंकि दे आर सिग्निफिकेंट। कैसे, पॉजिटिव होगा तब तो उसकी वैल्यू कोई रियल वैल्यू रह जाएगी, लेकिन नेगेटिव भी यदि कोई उसके सॉल्यूशन आया है तो, क्योंकि साई में हम, साई नेगेटिव का मतलब है जब साई स्क्वायर लेंगे उसका, तो किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेने पे वो पॉजिटिव हो जाता है। तो मीन्स हमारा नेगेटिव नंबर भी, यदि नेगेटिव सॉल्यूशन भी आया है, पॉजिटिव आया तब तो 100% नो प्रॉब्लम, लेकिन नेगेटिव भी सॉल्यूशन आया है तब भी नो प्रॉब्लम, तब भी चलेगा, क्योंकि वो उसका लेंगे जब हम तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट इफ वी हैव इमेजिनरी सॉल्यूशन द प्रॉब्लम स्टार्ट देयर, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, यदि इमेजिनरी नंबर है तो उसका साइज का जो स्क्वायर है दैट विल रिमेन इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी रह जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कांट बी इमेजिनरी, वो थोड़ी नहीं इमेजिनरी हो सकती, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द साई, जो साई एक, जो इसका जो सॉल्यूशन था इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, को इमेजिनरी था, उसका यदि हम स्क्वायर भी लेंगे तो भी इमेजिनरी नंबर रह जाएगा। और इमेजिनरी मीन्स, क्योंकि साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट कांट बी इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में जब नंबर हमारे पास इमेजिनरी आ जाए, यानी ये इमेजिनरी सॉल्यूशन को करेंगे, तो हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई द साई स्क्वायर, तब हम उसको फिर साई स्क्वायर से ना लेके, अब ये तक हम साई स्क्वायर से ले रहे थे ना, तो अब हम उसको प्रोडक्ट ऑफ साई, उस इमेजिनरी नंबर का जो वैल्यू है ओ, एंड द कंप्लेक्स कंजुगेट ऑफ दैट नंबर, इनका प्रोडक्ट को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मानते हैं। Here probability density is not represented by psi square. Here probability density is represented by that imaginary wave function multiplied by its complex conjugate. Because ये जो प्रोडक्ट आता है इसका इमेजिनरी वेव फंक्शन का और इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट का, इट बिकम्स रियल नंबर। नहीं है, यदि आपको विश्वास हो रहा है तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव साई इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। मान लो हमारे पास साई क्या है, x प्लस आयोटा वाई, एक फिर आयोटा, ये मैथ में आता है भाई, अब मैंने ये नॉन मेडिकल वाले जानते हैं, आपके लिए वैल्यू बता रहा हूँ मेडिकल वाले के लिए। इसकी वैल्यू होती है इमेजिनरी वैल्यू इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, -1 का यदि हम स्क्वायर रूट लें तो वो आयोटा कहलाता है। तो दिस इज इफ x प्लस आयोटा वाई इज द सॉल्यूशन, या हम कहें वेव फंक्शन साई ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है उसका, ये जो यहाँ वाला जो पार्ट था, यहाँ पे यदि बीच में प्लस है तो उसका माइनस लगा दो, उसका उल्टा सिर्फ माइनस साइन लगाना, बाकी सारा सेम, तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन जाता है। तो साई स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई इज x माइनस आयोटा वाई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें, साई इंटू साई स्टार, तो देखे क्या हो जाएगा, साई था x प्लस आयोटा वाई, साई स्टार था x माइनस आयोटा वाई। तो प्रोडक्ट मीन्स, मैथ में आप जानते हैं फार्मूला, 6वीं 8वीं 10वीं सब मेडिकल वालों को भी आना चाहिए। इसको यदि हम a प्लस बी माने, a x को a और आयोटा वाई होल को v, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस फार्मूले को हमने यहाँ यूज किया। a है x, तो x का स्क्वायर, बाई था ए बी था आयोटा वाई, तो आयोटा वाई का होल स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे हम तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू -1, तो वैल्यू -1 बन जाएगी। पुट दिस वैल्यू हियर, तो साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बीच में साइन पहले ही था, ठीक है, ए वाला और आयोटा स्क्वायर भी -1 आया और बाई स्क्वायर, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर विच इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो हम इमेजिनरी नंबर को भी साई स्क्वायर में पुट करते हैं, यदि उसका स्क्वायर लेते हैं इमेजिनरी नंबर का तो इमेजिनरी रह जाएगा, लेकिन उसके
इमेजिनरी नंबर का उसके कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल बन जाता है। तो इन दिस केस इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू साई स्क्वायर वी टेक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब इमेजिनरी हो हमारा साई वेव फंक्शन तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टेकन विद एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइज एंड साई स्टार। ठीक है, तो वहां पे ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लेते हैं। तो ये याद रखें भाई इसको भी। देन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, we know that probability of finding the electron summed over the whole space around the nucleus must be 1। अब जाहिर है भाई, यदि हमारे पास ये हमारा पास मान लो एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन, यदि ये सारा स्पेस है, ये सारा स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है, तो इस सारे स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। कहीं यहीं पे यहीं पे यहीं पे, जैसे ये कहा हमने, अभी ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन कहने का मतलब इसके अंदर इस पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है भाई, चांसेस की फॉर्म में। जैसे हमने कहा क्या होता है, किसी चीज़ को बात करते हैं ना कि इस चीज़ के होने के 100% चांसेज हैं, इस चीज़ के होने के 30% चांसेज हैं, वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी, कि इलेक्ट्रॉन के इस पॉइंट पे होने के कितने परसेंट चांसेज है, इलेक्ट्रॉन के इस पॉइंट पे होने के कितने परसेंट चांसेज है, इलेक्ट्रॉन के इस पॉइंट पे होने के कितने चांसेज है। इन सब चांसेज को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि इन सब, जैसे मान लो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 20% है, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो 100% बनेगा। तो इसी तरह से मैथ में प्रोबेबिलिटी का जो 100% की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो 100% वैल्यू है वो होती है 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्लियर। तो ये क्या कहता है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन समड ओवर द होल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में बोले, ये है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर से। जब जैसे हमने कहा था कि जब हमारे पास रियल नंबर हो तो इसका साई स्क्वायर, ये चला इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना, ये जो चांसेस आ रहे थे सारे, उन सारे चांसेस को हम जोड़ते चले जाएं फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी की लिमिट तक, और किसमें, ओवर द होल स्पेस, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस dx, अलोंग द वाई एक्सिस dy, अलोंग द जेड एक्सिस dz। तो इस सारे होल स्पेस के ऊपर यदि हम साई स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। 100% मीन उसी रीजन में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दैट इस टाइप ऑफ वेव फंक्शंस आर कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्लियर। तो ऐसे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं, फॉर विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज 1, या मैथमेटिकली ये वाला। और दूसरा केस, यदि वो साई इमेजिनरी है तो साई इंटू स्टार, जैसे हमने कहा था ना, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार dx dy dz इक्वल टू 1। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, जो हमने उसके चौथे पॉइंट में भी बोला था कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। साई को नॉर्मलाइज्ड वेव, ए है साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी ऑफ द साई स्क्वायर, its integration from range -∞ to infinity over the whole space should be equal to 1। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन पे, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ ए वेव फंक्शन इज द, क्या होता है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेव फंक्शन। यदि हमारे पास कोई दो डिफरेंट वेव फंक्शन दिए हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंट वेव फंक्शन इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 0। उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि इसी वे में अब दो है, सपोज psi1 एंड psi2 आर द टू डिफरेंट वेव फंक्शंस, एंड psi1 स्टार एंड psi2 स्टार आर देयर कम्प्लेक्स कंजुगेट। यदि ये इमेजिनरी है, psi1 और psi2 यदि इमेजिनरी दो डिफरेंट वेव फंक्शन है और उनके कम्प्लेक्स कंजुगेट psi1 का psi1 स्टार और psi2 का psi2 स्टार है, तो इंटीग्रेशन psi1 विद द psi complex conjugate of the second, psi1 into psi star psi2 star dx dy dz over the whole space should be equal to 0। इसी तरह से सेकेंड केस, इंटीग्रेशन ऑफ psi2, अब psi2 लिया है ना, सेकेंड वेव फंक्शन, एंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फर्स्ट वेव फंक्शन व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 0। और यदि ये रियल है तो वही वाली बात, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो दोनों का कोई कम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं, बल्कि दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ psi1 एंड psi2
इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 0, तब ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब यहाँ से जैसे हमने कहा भाई प्रूव क्या क्या हमने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अभी तक बोहर मॉडल ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने क्या कहा कि साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in a region of the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum is known as orbital. The space around क्या कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने, the space around, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, the space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum is called ऑर्बिटल। इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये सारा स्पेस है ना, ये वाला, अब और ये नहीं रहा ऑर्बिट, ये था बोहर मॉडल का कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब ये नहीं कहता, नहीं है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी इट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, घूमता रहेगा, कभी इधर इस स्पीड से ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कैसे क्या काम है कि ये एक सर्कुलर पाथ पे करे। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्या हो सकते हैं, क्या हुई ऑर्बिटल की डेफिनेशन, देयरफॉर ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। क्या कहा, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हुआ, जैसे मान लो बॉल होती है ना, स्फेरिकल, तो एक ऐसा स्फेरिकल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया भाई ऑर्बिटल। तो अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ना कि सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इन्हें ऑर्बिट। अच्छा, इसमें 4-5 पॉइंट भी बनते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, तो मैं 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को ले रहा हूँ। तो पहला तो डेफिनेशन क्या हो गया, ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर, क्या था, दिस सर्कुलर ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर एज it is the space around the nucleus where probability of finding electron is maximum, ये orbital था। then second orbital, ये वाला, this orbit doesn't obey the Heisenberg uncertainty principle, इसके अकॉर्डिंग तो ये सर्टेन फिक्स्ड पाथ में, यानी कि इसकी पोजीशन फिक्स हो गई कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इट फॉलोज द Heisenberg uncertainty principle, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए इसकी हम पोजीशन एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। तो दिस इज बेटर वे, है ना, ये ज़्यादा वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये Heisenberg को भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करता है, जबकि ये दिस डजंट सेटिस्फाई द Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन थर्ड, अब ऑर्बिट इज ऑलवेज ए सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कल ही होगा, है ना। फिर एज दिस ऑर्बिटल में हैव डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जांपल S orbitals have spherical shape, ball like, ठीक है, but P orbitals are dumbbell, having dumbbell shapes, बताएंगे आपको चल के shapes भी जब हम इनकी लेंगे, तो इनकी shapes डिफरेंट हो सकती है, क्लियर। whereas this is circular one, तो shapes अलग हो सकती हैं। then fourth, an orbit में हमेशा कितने, always accommodate 2n square electrons, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में, ये वाला ऑर्बिट में 2n स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। whereas in case of orbital, according to Pauli exclusion principle, an orbital can accommodate maximum of 2 electron and that also must be the opposite spin। ठीक है, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने आ सकते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी विद अपोजिट स्पिन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी दिए होंगे आपके बुक में, वो भी देख लें सारे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई एम क्लोजिंग, थैंक यू।